गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इकोलॉजी का जो टॉपिक है उसको हम आज शुरू करेंगे। अब ये हमारा जो है यूपीएससी का जो हमारा ऑप्शनल होता है उसके लिए आपका फ़ायदा करेगा। और हमारा यूपीएससी यूपीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना है तो आपको हिंदी में मैटर प्रोवाइड होगा और हिंदी में ही आपको सारा समझाया जाएगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। इसके अलावा जितने भी हमारे जो जिसमें ऑब्जेक्टिव में इकोलॉजी आती है, हर सारे एग्जामों में आजकल इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो जितने भी आपको जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स एकदम कवर कर दिए जाएंगे पीसीएस में आपके, या फिर आप जितने भी डीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से उठाकर आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो इकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। मतलब सबसे पहले एक किताब अर्नेस्ट हैकेल काका थे, अर्नेस्ट हैकेल काका ने एक किताब लिखी जिसका नाम जो है जर्नल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्मन रखा। ठीक है। चूँकि यूरोपियन कंट्रीज से तो उनकी लैंग्वेज जो उनकी इंग्लिश है उस इंग्लिश के हिसाब से जो है वैसे अपने यहाँ अगर जनरल इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होगा जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन पुस्तक का नाम इन्होंने क्या रखा, जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्मन। एक किताब लिखी। ठीक है। उसमें 1866 में किताब लिखी थी। उस किताब में इन्होंने क्या लिखा था, सबसे पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद पहली बार इकोलॉजी शब्द को ब्रेक डाउन कर कर उसका मतलब समझाने वाले आदमी थे एच रीटर। एच रीटर आए, उन्होंने 1885 में क्या किया, कहा कि इकोलॉजी जो है 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ठीक है। 2 ग्रीक शब्दों से बना है। एक्चुअली जिन जिन शब्दों के पीछे लॉजी लग जाता है वो सारे क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जिन जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होता है, जिन जिन शब्दों के पीछे क्या लगा होता है, लॉजी लगा होता है, सब क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जिनके पीछे कल्चर लगा होता है वो सारे क्या हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो सब कोई जानता है। हालांकि एक जो शब्द है हमारा पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी जो शब्द है इसके पीछे लॉजी लगा है, फिर भी ये शब्द जो है लैटिन प्लस ग्रीक से मिलके बना है। एक्चुअली पोमस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है और लॉगस शब्द जो है वो जो है ग्रीक भाषा का, इसीलिए लैटिन और ग्रीक मिल के बना है पोमोलॉजी, मतलब फल विज्ञान हमारा। इकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इकोलॉजी ओइकस प्लस लॉगस से मिलके बना है। ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है, लॉजी लगा है तो ग्रीक होगा। ओइकस का मतलब होता है घर और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है। अर्थात अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले, यानी जो नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट किसी का, जैसा नेचुरल हैबिटेट क्या होगा, हिम तेंदुए का नेचुरल हैबिटेट जहाँ बर्फ़ पड़ रही हो उसका नेचुरल हैबिटेट होगा। व्हेल मछली का नेचुरल हैबिटेट जो है तुम्हारा गहरे समुद्र में होगा। ठीक है। ऐसे जो है हमारा सबका एक नेचुरल हैबिटेट होता है। उस नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले सभी जीव समुदाय, यानी जितनी भी इंडिविजुअल्स की स्पीसीज रहती हैं, यानी जितनी भी प्रजातियां रहती हैं, उन सबको मिला के समुदाय कहा जाता है। तो जीव समुदायों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तथा उन समुदायों के आसपास जितना भी क्षेत्र होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब पर्यावरण के साथ में हर बायोम का इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, इसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा की अगर बात किया जाए, चूंकि आपको ये रिटर्न में एग्जाम देना होता है ऑप्शनल का, तो आप रिटर्न में थोड़ा सा आपको मतलब परिभाषाएं ये सब थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ ही जाता है। परिभाषा की अगर बात किया जाए तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, किसकी, बायोलॉजी की शाखा है, जिसमें जीव समुदाय, भैया बता दिए थे आपको, कम्युनिटी का उसके इन्वायरमेंट के साथ होने वाली पारस्परिक संबंधों यानी इंटरेक्शन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम जो हमारे इकोलॉजी के पप्पा हैं, तो इकोलॉजी के पप्पा यानी फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम हैं। तो ओडम ने क्या कहा, इकोलॉजी इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इन्होंने कहा प्रकृति का जो भी स्ट्रक्चर है यानी संरचना है, जो भी फंक्शन है, कार्य है, प्रकृति की जितनी संरचना है वो कार्य है, वही क्या है, इकोलॉजी है। आगे भी है, अगर बात करें टाइप्स एंड सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी जो हमारा है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में इकोलॉजी डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ऑट इकोलॉजी है, फिर सिन इकोलॉजी है, तीसरा हमारा क्या है, हैबिटेट इकोलॉजी है। ऑट इकोलॉजी को हम बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी मतलब एक ही स्पीसीज़ के अंदर या स्पीसीज़ के किसी इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट का अगर अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑट इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में 2 स्पीसीज़ के अंदर जो है मतलब डिवाइडेड होगा इसे। और हैबिटेट इकोलॉजी मतलब उसका स्थान से कैसे संबंध, उसके पुनर्वास से, मतलब जहाँ वो रहते हैं आवास से जो जीवों का संबंध है, वो हम लोग पढ़ते हैं हैबिटेट इकोलॉजी में। स्पीसीज इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्पीसीज इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन आर्ट इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम अप्रोच। इनको डिटेल में आपको समझाते हैं।
ऑट इकोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। ऑट इकोलॉजी जो हमारा है, ऑट इकोलॉजी पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल स्पीसीज़ का अध्ययन करते हैं। आपको बताए थे एक ही स्पीसीज़ के अंदर, एक स्पीसीज़ जैसे मान लो क्या हमारा हुआ होमो सैपियंस, ठीक, ये हमारी एक स्पीसीज़ है होमो सैपियंस। आपको पता है जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो शब्दों से मिलके बने होते हैं नाम, तो जो होमो होगा वो हमारा होता है जीनस अर्थात वंश, और जो हमारा सैपियंस होगा वो हमारा क्या होता है स्पीसीज अर्थात प्रजाति, ठीक है। तो एक ही प्रजाति यानी जो होमो सैपियंस प्रजाति है उस प्रजाति के अंदर, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे। किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम सुरेश है, हम लोग इंडिविजुअल हैं, हमारा नाम शुभम है, किसी का नाम रमेश होता है, किसी का नाम सुरेश होता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक, रामसुख वामसुख, ठीक। तो मान लो बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। अब इन इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। मान लो ये दो ठो इंडिविजुअल हैं, इनका जो है इंटरेक्शन आपस में भी होगा, इनका जो है इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ में भी होगा, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑट इकोलॉजी कहेंगे। तो चाहे हम क्या करें, इकलौते रमेश को ले लें और रमेश का उसकी इन्वायरमेंट से क्या संबंध है, ऐसे इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑट इकोलॉजी हो जाएगा। और ऐसे ही जो है रमेश सुरेश महेश सबका मिला के यानी सारे होमोसेपियंस एक ही प्रजाति के हैं, इनका इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करेंगे तभी वो ऑट इकोलॉजी होगा। इसीलिए ऑट इकोलॉजी को फिर से हमने दो भागों में बांट लिया, क्या क्या, एक स्पीसीज ऑट इकोलॉजी, एक पॉपुलेशन ऑट इकोलॉजी। एक्चुअली जो अब स्वपारिस्थितिकी है तो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्रजाति के जीवों का अपना इन्वायरमेंट के साथ जो है अपना अपना संबंध होता है। जैसे अब उस संबंध को स्थापित करने के लिए कई बार उनमें कई सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे कैक्टस जो हमारा है, कैक्टस हमारा पौधा है, तो कैक्टस हमारा पौधा क्या होता है कि ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पैदा होता है, जैसे थार का मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थलों में जब पैदा होता है तो वहाँ मरुस्थल मतलब क्या होता है, जहाँ 25 mm से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। जब 25 mm से कम वर्षा होती है तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, अब मान लो जो कैक्टस की पत्तियाँ होती हैं एकदम कांटेनुमा होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो कैक्टस की पत्तियाँ कांटेनुमा क्यों हो जाती हैं, उनमें रूपांतरण होता है, पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि पानी कम बरस रहा है, पानी कम बरस रहा है तो इससे क्या होता है, सतह पर पानी की कमी है, सतह पर पानी की कमी है, यहाँ पर कैक्टस लगा हुआ है। अब कैक्टस लगा हुआ है तो कैक्टस की पत्तियाँ क्या करती हैं, कांटेनुमा बन जाती हैं, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं वो करती हैं ट्रांसपीरेशन। क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होता है वाटर लॉस, तो इस वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या करती हैं, कांटे में बदल गई, जिससे जो है ट्रांसपीरेशन ना के बराबर होगा, जिससे जो है वाटर लॉस प्लांट का कम से कम होगा, तो इससे वो सर्वाइव कर पाएगा इतनी कम पानी बरसने वाली जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का एडॉप्टेशन, ऐसे एडॉप्टेंसन जो है हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसीलिए जितने भी रेगिस्तान वाले पौधे उनकी जड़ें लंबी ज़्यादातर होती हैं, ये भी एक कारण है, ठीक है। जितने भी, जैसे अब एक बात करें मैनग्रूव्स वन की, जो हमारे क्या होता है, जैसे मान लो एक नदी बहती आती है, ठीक है, और ये समुंदर होता है। अब नदी बहती आती है समुंदर, इनका जो एक बीच का क्षेत्र होता है इसे हम लोग बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है, इकोटोन बोलते हैं। अब इस इकोटोन में यानी नदी और समुंदर जहाँ मिलते हैं, इस बीच वाले क्षेत्र में, यहाँ मीठा और खारा पानी मिल रहा है, तो बीच वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला बीच वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, पूरा इकोटोन कहलाएगा। जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं और जहाँ मीठा खारा पानी मिलता है वो इकोटोन हो गया। दो इकोलॉजिकल चीज़ें जो है आपस में मिल रही, तो बीच वाला क्षेत्र इकोटोन है। उस इकोटोन में पाई जाती हैं क्या, वनस्पतियाँ, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मैनग्रूव्स बोलते हैं। तो मैनग्रूव्स जो हमारे होते हैं उनमें बहुत सारे अडॉप्टेशंस हो जाते हैं। जैसे पानी खारा है, ठीक है, अगर सीड नीचे गिर गया तो जो है खारे पानी में वो जम नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें विविपेरी पाया जाता है। विविपेरी क्या होता है कि प्लांट पर लगे लगे ही सीड का जर्मिनेशन हो जाए, ठीक है, प्लांट पर लगे लगे क्या हो, सीड का जर्मिनेशन हो जाए, तो उसे कहते हैं विविपेरी। तो ऐसे एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं किसमें, मैनग्रूव्स में। तो ये कई प्रकार के ऐसे एडॉप्टेशंस हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ऑट इकोलॉजी को हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया, स्पीसीज और पॉपुलेशन। जैसे हमने बताया था कि ऑट इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं या तो पूरी स्पीसीज का या तो स्पीसीज के किसी इंडिविजुअल का। तो जब स्पीसीज के किसी इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, यानी होमो सैपियंस में हमने पकड़ा किसको, राम मोहन को। अब राम मोहन का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, इकलौता राम मोहन इंडिविजुअल है, अकेला जीव है राम मोहन। तो राम मोहन जब अकेला जीव है तो पूरे होमोसेपियंस का जब उसका अध्ययन करोगे तुम, पूरे होमोसेपियंस में एक ठो लिए राम मोहन का उसके इन्वायरमेंट के साथ संबंधों का अध्ययन अगर करोगे तो है स्पीसीज ऑट इकोलॉजी। वहीं राम मोहन, श्याम मोहन, झरोखे सबको एक साथ ले लो, ठीक
ठीक, जब सबको एक साथ ले लोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस एक प्रजाति हो जाएगी। और पूरी प्रजाति का जब यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का अध्ययन करोगे, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अध्ययन करोगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन ऑट इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी हमारा क्या होता है, सीन इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत एक स्थान विशेष या किसी संपूर्ण क्षेत्र के पादप एवं जंतु उसके हैबिटेट के साथ में, देखो एक स्थान विशेष है, ठीक, जैसे मान लो हमने एक जगह ले ली कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमने जगह ले ली, उत्तर प्रदेश में हमने ले लिया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो हमारा है एक स्थान हो गया। अब इस स्थान में बहुत सारे पादप जंतु पाए जाते होंगे, पादप पाए जाते होंगे, जंतु पाए जाते होंगे। अब इनका जो है हैबिटेट एक जैसा है, तो एक ही हैबिटेट में रहने वालों का जो है, जब जीवों और पादप जंतुओं का जो है जब हम पर संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सीन इकोलॉजी। ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले हैं ये सब। पारिस्थितिकी की ऐसी शाखा जिसमें पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना का विकास होता है। समुदाय, अच्छा आपको बताए थे, देखो अभी तक बता दिया आपको क्या, इंडिविजुअल क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, अब स्पीसीज के बाद अब जानो कम्युनिटी क्या है। देखो स्पीसीज में था कि बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके स्पीसीज बना रहे थे। अब बहुत सारी स्पीसीज मिलके, जैसे मान लो अब एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में बहुत सारी स्पीसीज, जैसे होमो सेपियंस भी पाया जा रहा है, ठीक है, एक सरसों का पेड़ भी लगे हैं, ब्रासिका स्पीसीज भी लगी हुई है। इसके अलावा जो है आम के पेड़ लगे हैं, मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज लगी हुई है। तो बहुत सारे पेड़ आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे जानवर जो है आपके मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसान मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जब बहुत सारी स्पीसीज मिल के जो है एक क्षेत्र में रहती हैं, एक क्षेत्र में आपस में अंतःक्रिया करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो समुदाय की जब इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो सीन इकोलॉजी के तहत करते हैं। और फर्दर सब डिवीजन किस में होता है, सीन इकोलॉजी का हमारा जो है कम्युनिटी इकोलॉजी में। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियां, जब बहुत सारी स्पीसीज, जैसे एक होमो सेपियंस है, एक तुम्हारा क्या है, गाजर की स्पीसीज अलग है, और बैंगन की स्पीसीज अलग है, कुत्ते की स्पीसीज अलग है, बिल्ली की स्पीसीज अलग है। तो सारी स्पीसीज जो एक ही क्षेत्र में रहती हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं, इनका जो है आपस में इंटरेक्शन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। इकोसिस्टम अप्रोच, इकोसिस्टम अप्रोच में थोड़ा सा और इससे बढ़ेंगे आगे। कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। अब कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी में सारी चीज़ें हम क्या बताया तुम्हारा अध्ययन किसके किसके बीच में हो रहा है, जितनी भी हमारी रह रही हैं क्या, जैसे हमारा जीवित वाली यानी बायोम जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हमारे क्या हैं, जो हमारे बायोटिक फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर मतलब जीव है या पेड़ पौधा, इनके बारे में बात कर रहे थे। अब पूरे जो कम्युनिटी का है, इस कम्युनिटी का अध्ययन किसके साथ में हम कर लें, वहाँ के जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर यानी टेम्परेचर के साथ में उनका अध्ययन, हवा के साथ में, आर्द्रता के साथ में, बारिश के साथ में उनका अध्ययन, अगर इन सब का अध्ययन मिला के करें तो उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम अप्रोच। यानी इकोसिस्टम अप्रोच में क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इसका अध्ययन करते हैं तो इकोसिस्टम अप्रोच कहलाता है। ठीक है, हैबिटेट इकोलॉजी मतलब प्रत्येक जीव के लिए रहने के लिए जो है प्राकृतिक स्थान की जरूरत होती है। प्राकृतिक स्थान की जरूरत होती है, इसीलिए उनको कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक स्थान बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट मतलब उनका उनके आवास से कैसा संबंध है, जहाँ वो रह रहे हैं। जैसे आपको बताए थे कि जो गहरे पानी की मछलियाँ हैं वो गहरे पानी में ही रहती हैं, जैसे व्हेल मछली है तो खारे समुंदर में ही रहेगी, ऐसे जो हमारा हिम तेंदुआ है वो ठंडी जगहों पर ही रहेगा। ठीक है, पेंगुइन जो है हमारा ठंडी जगहों पर ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके अंदर का हैबिटेट इकोलॉजी दर्शाता है। इसके अलावा बात करें अगर हम लेवल ऑफ इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस, लेवल यही आपको जानना है, इंडिविजुअल क्या है, स्पीसीज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इन सबको आप डिटेल में आप जान लीजिए। इंडिविजुअल क्या है, एक स्पीसीज के जीव विशेष को इंडिविजुअल कहते हैं। एक स्पीसीज होमो सेपियंस, इसका एक जीव विशेष कौन, झरोखेलाल। तो झरोखेलाल, हमारा झरोखेलाल का अध्ययन करेंगे तो झरोखेलाल इंडिविजुअल है, इकलौता है, तो उसे किस में रखेंगे, इंडिविजुअल में, यानी एक स्पीसीज के इकलौते जीव का अध्ययन। स्पीसीज की अगर बात करें तो उसे इंडिविजुअल कहें। स्पीसीज की अगर बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में क्या कर सकते हो, संतान उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जीव जो आपस में क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, यानी द्विनाम पद्धति में इसका उपयोग करते हैं। आपको बता दिए हैं, होमो सेपियंस में होमो जीनस है और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, तो स्पीसीज का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं। अब बहुत सारी स्पीसीज मिल गई,
बहुत सारी स्पीसीज जो है आपस में रह रही हैं एक ही क्षेत्र में। इसमें क्या ध्यान देना, पॉपुलेशन में क्षेत्र विशेष से मतलब है। तो विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारी क्या हैं स्पीसीजेज हैं। एक मान लो ये होमोसेपियंस है, एक ये घास की स्पीसीज है, एक ये पेड़ की स्पीसीज है, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली हैं। सब कहाँ रह रहे हैं? ये रह रहे हैं सब हमारे इलाहाबाद में, जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है, सब यहीं रह रहे हैं इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो इलाहाबाद एक क्षेत्र हो गया। विशेष क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ जलवायु रह रही है स्पीसीज, तो उसे क्या कहते हैं? वहाँ का पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अच्छा, अब पॉपुलेशंस के ग्रुप को, जैसे मान लो विभिन्न प्रजातियों के जीव हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। अब पॉपुलेशन में अगर इंटरेक्शन ना हो तब भी वो पॉपुलेशन, जनसंख्या वो तब भी है। ठीक है, जितने भी एक विशिष्ट क्षेत्र में जितने भी लोग रहें वो सारे क्या है? पॉपुलेशन है। लेकिन एक विशिष्ट क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं आपस में इंटरेक्शन करें तो वो क्या है? समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं। आप बात करिए, अगर आप जो है मतलब बस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, बस में आप बैठ के जा रहे हैं, तो बस में सीटें भाई आमने सामने नहीं होती हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती हैं, यूनिडायरेक्शनल सीट्स। सब लोग बैठे रहते हैं तो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बैठे रहे, आराम से चले गए, अपना सफ़र किए। तो बस में जो बैठ के जा रहे हो क्या है? बस की क्या है? पॉपुलेशन है, क्योंकि वो एक तरफ को मुंह करके बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं, तो वो क्या है? एक पॉपुलेशन है, एक भीड़ है, खाली जनसंख्या है। लेकिन वहीं ट्रेन में आमने सामने सीट्स होती हैं, इधर वाले बैठ के इधर वालों को मूँगफली खिला रहे हैं, वहीं बीच में जो है क्या अपना गौछा बिछा के प्लेइंग कार्ड्स खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? जब एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो कम्युनिकेशन करें, यानी जो विभिन्न प्रजातियों के जीव आपस में इंटरेक्शन रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। अगर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए जो प्लांट्स हैं उनसे शाकाहारी लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या है? उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। शाकाहारी से जो हमारे मांसाहारी जीव जो हैं वो, उसके मांसाहारी से हमारा टर्सरी वाले, यानी जो सर्वाहारी ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं? कम्युनिटी में आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के सहारे जिंदा रहे, खाना ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे? कम्युनिटी में आएंगे। इकोसिस्टम आपको बता चुके हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि ये तो सारे बायोटिक थे, अभी तक जितने भी जीव और मतलब जीव थे या फिर जितने भी हमारे प्लांट्स थे, सब क्या है? बायोटिक हैं, जीवित हैं, जैविक हैं। लेकिन इनका जैविक का अजैविक के साथ में भी संबंध है, यानी जो टेम्परेचर है, जो एयर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो एनवायरनमेंट है, इन सब के साथ अध्ययन करेंगे तो हमारा उसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ पर जैसे एक वन पारिस्थितिकी तंत्र होगा, ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग होगा, इसके अलावा घास परितंत्र अलग होगा, सबका अपना अपना साइकिल चलता है। जैसे घास परितंत्र की अगर बात करेंगे तो जो हमारा प्रोड्यूसर कौन सा है? घास है। घास हमारा क्या करती है भैया? खाना पैदा करती है खुद का, ठीक, उससे जिंदा रहती है। उसके बाद घास को कौन खाता है? खरगोश खा लिया। खरगोश को कौन खा लिया? लोमड़ी खा लिया। लोमड़ी को कौन खा लिया? शेर खा लिया। तो हमारा क्या है? घास का इकोसिस्टम है। ठीक, ऐसे हमारा क्या होता है, जो हमारा समुंदर के भी इकोसिस्टम ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, समुंदर के इकोसिस्टम होंगे, छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, छोटी मछली एल्गी को खाएगी। देखो, एल्गी सबसे क्या है? प्रोड्यूसर है। एल्गी को कौन खाएगा? छोटी मछलियाँ। छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ खाएंगी। ये सब हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? समुंदर का इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, बायोम की बात करते हैं, एक बड़े समुदाय। अब कम्युनिटी तो हो गई थी, कम्युनिटी से हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक विशेष क्षेत्र में जो है बात चल रही है। उसके बाद बढ़ेंगे बायोम की। बायोम क्या है? एक बड़े समुदाय, कम्युनिटी वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ी कम्युनिटी वाला क्षेत्र है, जिसमें वनस्पतिक प्रकारों, बहुत सारे वनस्पति प्रकार पाए जा रहे हैं। ठीक है, जीवों के लक्षण जो है जलवायु का पाया जाना बायोम कहलाता है। ठीक हो, अब वहाँ क्या है? वनस्पतिक प्रकार स्पेशल पाए जा रहे हैं, स्पेशल जीव पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रकार की जलवायु भी पाई जा रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बायोम। बायोम एक स्थलीय क्षेत्र को ही ज़्यादातर कहा जाता है। हालांकि जो है समुद्रों में भी बंटवारा है, लवणता यानी सैलिनिटी के आधार पर समुद्र भी कई भागों में बटे होते हैं। कहीं पर सैलिनिटी कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, उसमें भी मछलियों का प्रकार बदल जाता है। ठीक है, मीठे पानी की मछलियाँ खारे पानी में नहीं रह सकती, खारे पानी की मछलियाँ मीठे पानी में नहीं जीवित रह सकती। ठीक है, तो ये हमारा बायोम जो है, हालांकि इसमें भी काम करता है, लेकिन मुख्यतः हम किसके पर्सपेक्टिव में बायोम मानते हैं? स्थल के पर्सपेक्टिव में मानते हैं। ठीक है, हमारा बहुत बड़े कम्युनिटी का क्षेत्र होता है, जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। उसके बाद बात करें बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर हमारा और बड़ा क्षेत्र है। बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम पाए जाएंगे। जैसे हमारा क्या है? पूरा स्थल मंडल ले लो, पूरा जल मंडल ले लो, पूरा क्षोभ मंडल ले लो, तो ये हमारा सब क्या है? एक प्रकार का बायोस्फीयर है। ठीक है, बहुत सारे परितंत्र पाए जाते हैं।
बायोम आप समझ में आया था। बायोम जैसे एक्चुअली आप देखो, जैसे बायोम क्या है, जैसे जितने भी ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्र में ठंडे जीव रहते हैं, ठीक है, जो जो जिनका मतलब जो कोल्ड ब्लडेड वाले तो सारे रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनका एक अलग बायोम है। जो ठंडी जगहों पे बर्फ़ में रहने वाले, बर्फ़ में रहने वालों का अलग बायोम हो गया, और जो हमारे जो समुंदर में रहने वाले उनका अलग बायोम हो गया। लेकिन बायोस्फीयर में बर्फ़ हो, चाहे टेम्परेट जलवायु के हों, चाहे ट्रॉपिकल के हों, चाहे सब ट्रॉपिकल के हों, पूरा स्थल मंडल ले लिया जाएगा, ठीक है, पूरा जल मंडल अलग हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर होंगे, ठीक है। मतलब ये लेवल्स आपके बढ़ते, इंटरफ्रेंस का लेवल क्या है, सबसे छोटा इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके स्पीसीज बने, बहुत सारी स्पीसीज मिलके पॉपुलेशन बनी, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाए, बहुत सारी कम्युनिटी और जो है एबायोटिक फैक्टर मिलके क्या बना दिए, इकोसिस्टम बना दिए। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बना रहे हैं, बहुत सारे बायोम मिलके क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक लेवल ऑफ इंटरफ्रेंस, लेवल बढ़ता जा रहा था, ठीक है। इकोलॉजिकल रिलेवेंस टू मैन, इकोलॉजी का आखिर क्या, क्यों हम पढ़ें भाई, इकोलॉजी काहे के लिए पढ़ें, क्या ज़रूरत है हमको इकोलॉजी की जानने के बारे में। तो क्यों जानना है, पहले ये जान लो, पढ़ने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि पढ़ना क्यों है। पारिस्थितिकी जीवों तथा पर्यावरण के मंद इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है। तो किस प्रकार से जीव जो है अपनी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रख पाएंगे, कंजर्व करके रख पाएंगे। इसकी सहायता से मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना सीखते हैं। मानव स्वास्थ्य को ध्यान में भी रखना है, ठीक है, मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, हमको उपयोग भी करना है, और इतना भी उपयोग नहीं करना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस हम क्या करें, बिगाड़ दें। यानी सतत उपयोग करना, सतत उपयोग का मतलब क्या होता है, मतलब इकोलॉजी को ध्यान में रखकर करें, ठीक है। सतत उपयोग का मतलब होता है इकोसिस्टम में मनुष्य अपनी अनेक आवश्यक वस्तुओं को पूरा करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सी फूड, इकोसिस्टम के अध्ययन से ही तो हम सी फूड निकाल पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होता कि सी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम कैसे उसका सी फूड निकाल लेते, कैसे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना लेते, कैसे जो हम जीवाश्म के बारे में जो जान पाते। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इकोलॉजी को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा वायु एवं जल शुद्धिकरण, मतलब आप एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कम करके उसको शुद्ध करना है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, विसरण करना है, कचड़े का क्या करना है, रिडक्शन करना है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, अपघटन करना है, जलवायु विनियमन करना है, जैसे जलवायु को हमें बिगड़ने से रोकना है, कंट्रोल करना है, कंजर्व करना है, मृदा उर्वरता का उत्थान, मृदा उर्वरता को हमें क्या करना है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसका रीजनरेशन करना है, ठीक है, जैव विविधता को बचा के रखना है, उसका मैनेजमेंट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। इन सबको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इकोलॉजी का अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी है। लैंड यूज़ एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़, जैसे सरकारें क्या करती हैं, बहुत सारी लैंड यूज़ पॉलिसीज़ बनाती हैं। उन लैंड यूज़ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अब यूपीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो लैंड यूज़ पॉल्यूशन जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, इनको जब कंट्रोल हमको करना है, इनको जब कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, इम्प्लीमेंट करने से पहले हम देखेंगे इकोलॉजी को हमारे कैसे इंटरफेयर कर रहा है। अब हम कहीं भी माइनिंग की, मान लो लैंड यूज़ प्लानिंग में हम क्या करें, कहीं भी माइनिंग का दे दें, मान लो हम क्या करें, माइनिंग के लिए दे दीजिए, और उस ज़मीन के जहाँ पर एक एग्रीकल्चर लैंड थी, वहाँ पर अगर माइनिंग के लिए आप दे रहे हैं, तो पूरी एग्रीकल्चर लैंड आस पड़ोस की भी ख़राब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर शहर के बीचों बीच कहीं माइनिंग करवा रहे हैं, एस्बेस्टस वगैरह जब सांस की मदद से हमारे शरीर में एंटर करेगा, तो बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर, सांस वाली बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें लैंड यूज़ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, इसके बारे में जानना है, तो हमको सबसे पहले इकोलॉजी को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब मनुष्य को किस प्रकार इकोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, भैया ये तो जान लिए इकोलॉजी पढ़ना क्यों है, लेकिन हमें उसका प्रयोग कैसे करना है। तब इसको जानने के लिए जो है साइंटिस्ट ने 6 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिए, 6 सिद्धांत दिए, किसके, पारिस्थितिकी सिद्धांत, 6 सिद्धांतों की अगर बात किया जाए, तो इन्होंने जैसे पहला सिद्धांत दिया, इन्होंने जब मतलब जितने भी ये प्रिंसिपल्स मिले हैं, तो इन्होंने बस ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इतना जो है प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, ठीक है। आगे आपको डिटेल्स इन्हीं को हम समझाने के लिए लिख दिए। प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड द स्पीसीज सब डिवीजन विच कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीजेस सब डिवीज़न, मतलब पूरी प्रजाति को संरक्षित करना है और उस प्रजाति के सब डिवीजन्स तक संरक्षित करने हैं, अगर हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना है तो, ठीक। प्रजातियों एवं प्रजाति के उप विभाजन को संरक्षित करना होगा, उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना होगा। क्या करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को संरक्षित करना है। इसके लिए हमने क्या किया, जीन बैंक आदि हमने बनाए, बहुत सारे जीन बैंक हमने क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सभी स्पीसीज के सब डिविजन्स तक को कंजर्व करना है। मतलब होमो सैपियंस को कंजर्व करना है तो करना ही है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस को करना है तो करना ही है, लेकिन उसके सब डिवीजन, जैसे मान लो, जैसे जो ब्रेसिका ओलिरेशिया होता है, ये हमारा क्या है, गोभी है,
गोभी का साइंटिफिक नेम होता है ब्रेसिका ओलियेशिया। अब इस ब्रेसिका ओलियेशिया के साथ में अगर हम बात करें तो फूल गोभी आप देखे हैं, गांठ गोभी देखे हैं, ठीक है, और पत्ती गोभी देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे चाइनीज़ गोभी है, तो बहुत सारी हैं। तो सबका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलियेशिया, ने एक ही स्पीसीज के, लेकिन इनके सब डिविजन्स भी हैं। जैसे जो हमारी फूल गोभी होती है वो क्या है, ब्रेसिका ओलियेशिया बोट्राइटिस है, ब्रेसिका ओलियेशिया कंप्रेटिस है, मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटाटा है, कोलोरापा है, कोलोरापा हमारा गांठ गोभी होता है, कैपिटाटा हमारा पत्ता गोभी होता है। तो ये हमारे सब क्या है, सब डिविजन्स है। तो इनको भी कंजर्व करना है, इसलिए कंजर्व करने के लिए इनके जीन्स को हम क्या करते हैं, जीन बैंक में हम लोग कंजर्व करके रख लेते हैं, ताकि हमारी अगर कभी भी जो विलुप्त हो जाए, अगर हमारे गोभी विलुप्त हो जाए तो हम फिर से उस जीन से हम क्या करें, गोभी को पैदा कर सकें। ठीक है, ऐसा हम जो है पशुओं के साथ भी करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे टाइगर वर्ग के हैं, टाइगर प्रजाति के हैं, उसमें टाइगर में बहुत सारे प्रकार के टाइगर हैं, सब एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन जो है उसमें अलग अलग हैं, हिम तेंदुआ है और बहुत सारे हैं जो है जो टाइगर स्पीसीज में आते हैं, पैंथेरा टिग्रिस में आते हैं। ठीक है, तो इनको कंजर्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं भाई, जीन बैंक बनाते हैं। मेंटेनिंग हैबिटेट इज अ फंडामेंटल टू कंजर्विंग स्पीसीज। दूसरा सिद्धांत क्या है, मेंटेनिंग हैबिटेट। भैया घर जो है अगर बचा लोगे किसी का तभी वो जिंदा रह पाएगा। पुनर्वास को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप सोचें कि मछली जो है पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, आप सोचें कि पानी कंजर्व रखे तो मछली कंजर्व रख लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मीठा पानी ना रह जाए तो मीठे पानी में रहने वाली मछलियां नहीं बचेंगी, खारा पानी ना रह जाए तो खारे पानी में रहने वाली मछलियां नहीं बचेंगी, अगर टेम्परेट जलवायु ना रह जाए, ख़त्म हो जाए, तो जो टेम्परेट जलवायु में होने वाले पौधे हैं वो नहीं बचेंगे। ठीक है, हालांकि आजकल हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर ले रहे हैं जिसकी वजह से कुछ जो चीज़ें हैं वो डाइवर्सिटी में उनके बदलाव आ रहे हैं। जैसे हमारा जो चावल है, पहले जो हमारा था पंजाब वाला रीजन, वहाँ नहीं पैदा होता था, हमने चावल में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, उसकी जलवायु में कुछ परिवर्तन किया, धीरे धीरे आज वो पंजाब में भी पैदा हो रहा है। गेहूँ पहले वेस्ट बंगाल में नहीं पैदा होता था, लेकिन आज वहाँ भी पैदा हो रहा है। लेकिन फिर भी जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जितना अच्छा वो वहाँ ग्रो कर रहा है उतना पंजाब में नहीं कर सकता। जितना वेस्ट बंगाल में हमारा चावल पैदा हो रहा है उतना पंजाब में नहीं पैदा हो सकता है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट को हमें सबके बचा के रखना है। अब क्या करते हैं हम लोग, शेर को लाके चिड़ियाघर में बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो शेर रहने वाला कहाँ का था भाई, कहीं के भी रहने वाले हो। जैसे मान लो जैसे ठंडी जगहों में रहने वाले सांपों को आपने देखा होगा चिड़ियाघरों में लाके कैद कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए एसी लगा के उतना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, लेकिन क्या वो उतने अच्छे से ग्रो कर पाएगा जो मतलब अपने प्राकृतिक वास में बर्फ़ में रहता जाके, कहीं जो रहता जाके ध्रुवों पे, तो उसको कंजर्व करने के लिए उतना टेम्परेचर आप दे तो दे रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आवास नहीं है तो उतना अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा क्या करना है, हैबिटेट को कंजर्व करना है। मूल सिद्धांत क्या है, सबसे पहले तो स्पीसीज को कंजर्व करना, साथ ही स्पीसीज के सब डिविजन्स तक को कंजर्व करना है, जीन बैंक में रख रख के जो है कंजर्व करें, जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आए। इसके अलावा हैबिटेट को कंजर्व करना है, उनके आवास को। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा एक सिद्धांत है कि लार्ज एरियाज यूजुअली कंटेन्ड मोर स्पीसीज देन द स्मॉलर एरियाज विद द सिमिलर हैबिटेट। अगर एक ही प्रकार का आवास है, एक ही प्रकार का आवास है मतलब एक ही प्रकार की जलवायु है, जहाँ पर पूरा एक ही प्रकार का आवास है, तो एक ही प्रकार के आवास में अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो वहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी, छोटा क्षेत्र होगा तो कम स्पीसीज पाई जाएंगी। ये तो सिंपल सी बात है। इसी थ्योरी को कहते हैं आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी। क्या कहते हैं, आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी। ये आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी जो है, इसमें यह कहा गया था कि जो प्रजातियों की संख्या है, पॉपुलेशन की जो संख्या है प्रजातियों की, स्पीसीज की, वो किस पे निर्भर करती है, दो चीज़ों पे। एक तो आइलैंड, जो हमारा आइलैंड किसे बोलते हैं, पहले तो आइलैंड किसे कहते हैं। आइलैंड ऐसा भाग, ऐसा तटीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी भरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, चारों ओर पानी भरा हो तो क्या होगा, आइलैंड होगा। ठीक है, अब इस आइलैंड की मुख्य भूमि से दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है मेनलैंड से, तो मेनलैंड से आइलैंड की दूरी कितनी है ये, और दूसरा आइलैंड का साइज कितना है। ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि लार्ज एरियाज़ को जो है, लार्ज एरियाज़ में लार्ज स्पीसीज पाई जाती हैं ज़्यादा मात्रा में, और छोटे एरियाज़ में कम स्पीसीज पाई जाती हैं कम मात्रा में। ऑल थिंग आर कनेक्टेड, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बट द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दोज कनेक्शन वेरी। लेकिन जो उनका नेचर यानी प्रकृति और जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अलग अलग है जुड़ने की। कोई ज़्यादा जुड़ा है तो कोई कम जुड़ा है, लेकिन सब क्या है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब
कंजर्व करने की बात करते हैं तो किसी भी स्पीसीज को हम लोग समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि उसका हमें डायरेक्ट इफेक्ट ना दिखता हो, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे लिए समाप्त हो। अब पक्षी हमारे लिए, हमको कहीं से दिखते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारे क्या हैं, कई सारे जो फसलों में कीट लगते हैं उनके लिए नेचुरल एनिमी का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं पता होता कि हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, लेकिन इसीलिए इकोलॉजी का पर्सपेक्टिव ये होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो हमें कंजर्व सबको करना है, किसी भी स्पीसीज को ख़त्म होने नहीं देना है। ठीक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी स्पीसीज को ख़त्म होने ना दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड बट द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दोज कनेक्शन वेरी। हाँ, कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई कम जरूरी है। प्रत्येक प्रजाति अपनी कम्युनिटी या इकोसिस्टम में अलग अलग भूमिका रखती है। एक प्रजाति की भूमिका दूसरे से अलग होती है, प्रकृति और सामर्थ्य भी अलग अलग होता है, बता चुके हैं आपको। परंतु ऐसी स्पीसीज जो संख्या में कम हो, ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो क्या करें, इकोसिस्टम उनके बिना चल ही नहीं सकता, एकदम पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी स्पीसीजों को के स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो के स्टोन स्पीसीज होती हैं टर्सरी उसमें आती हैं। जो आप खाद्य क्रम पढ़ते हैं, खाद्य क्रम में आपके जो पढ़ते हैं आप लोग खाद्य क्रम में, तो खाद्य क्रम में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप त्रिभुज पढ़े होंगे। इस त्रिभुज में आप पढ़ते होंगे कि हमारा जो है क्या है, त्रिभुज पढ़े होंगे, त्रिभुज में आप लोग पढ़ते होंगे नीचे हमारा जो है प्रोड्यूसर है, ठीक है, बीच में हमारा क्या सेकेंडरी है, ऊपर हमारा क्या टर्सरी है। प्रोड्यूसर में जैसे मान लो अगर हम क्या बात करें, जंगल है, ठीक है, तो पेड़ हमारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। उसके ऊपर हमारा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर या जो हमारा है, इसमें कौन से आएंगे, जैसे जो हमारे पेड़ पौधों को खा के शाकाहारी जीवित रहते हैं। टर्सरी हमारे जो आएंगे वो हमारा क्या है, ये प्राइमरी को खा के आएंगे। तो टर्सरी वगैरह, जैसे मान लो शेर क्या है, टर्सरी है, तो हमारा क्या है, केस्टोन प्रजाति है। पूछा जाता है इनमें से कौन सी केस्टोन प्रजाति है, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से जो भी टर्सरी आए उसी को आप मानेंगे केस्टोन प्रजाति। तो उनके बिना जो है बहुत संख्या में, वो बहुत मात्रा में कम होते हैं। भाई सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे आप जंगल में तो क्या होता है, पेड़ होते हैं। उसके बाद अगर पॉपुलेशन में देखेंगे तो लोमड़ी वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर जो आपके खरगोश होते हैं वो सब आते हैं। और खरगोश से ज़्यादा होती हैं, मतलब खरगोश से कम होती लोमड़ियाँ, और लोमड़ियों से कम होते हैं शेर। ठीक है, जंगल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही होगा। अगर शेर ज़्यादा होते लोमड़ियों से तो लोमड़ियाँ बची नहीं होती। लोमड़ियाँ अगर ज़्यादा होती खरगोश से तो खरगोश बचे ही नहीं होते। अगर खरगोश ज़्यादा होते पेड़ों से तो पेड़ कहाँ छोड़ते हो, सब खा जाते। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो पॉपुलेशन है, जो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन सब उनके बिना चल ही नहीं सकता एनवायरनमेंट, तो केस्टोन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्टर्बेंस सेव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। कई बार जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी हमारा क्या है, परिवर्तन होगा, तो हमारा क्या करता है, सेव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। वो हमारे क्या करता है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बचा के, लक्षणों को बचा के रखता है, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम के सबको बचा के रखता है। पारिस्थितिकी में एक डिस्टर्बेंस पर्यावरण की पारिस्थितिकी में एक स्थायी परिवर्तन है। डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, किसी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन हो जाए वहाँ के इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, अक्सर जैविक या अजैविक तत्वों की संरचना व्यवस्था बदलने का काम करता है। वहाँ पर जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं तथा डिस्टर्बेंस के तीव्रता में अवधि पर निर्भर करता है। तो डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट में अचानक से परिवर्तन, मतलब इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा, और कितना होगा, स्थायी समय के लिए होगा। स्थायी समय के लिए जब परिवर्तन होता है इन्वायरमेंट में तो उसे डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस की तीव्रता और अवधि, कितने टाइम तक जो है डिस्टर्बेंस हुआ और जो इसकी तीव्रता कितनी हुई, इंटेंस कितना था, तो ये हमारा जो है कि निर्भर करता है कि वहाँ की जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उस पर कितना प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये निर्भर करता है उस पर, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं पर। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर बात करें, थोड़ा ये टेक्निकल हो जाएगा, जो हमारा आप पढ़े होंगे, जो हमारा जो है पहले जो भारत है, भारत का जो आप मैप देखेंगे कुछ इस टाइप का आपको बना दिखता है यहाँ पर। ठीक, भारत का मैप आपको कुछ इस टाइप का बना दिखता है। ठीक है, तो भारत हमारा जो है, ये भारत हमारा जो है, पहले जो ये लोअर वाला पोर्शन है ये भारत से जुड़ा हुआ नहीं था। ये अपर वाला पोर्शन जो होता था ये ऊपर था, और नीचे वाला पोर्शन ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसे जो है आपका जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसमें जो है बताया गया कि धीरे धीरे आके क्या हुआ, ये आपस में जुड़ गए। अब जुड़ गए तो पहले ये जो क्षेत्र था वो ठंडी जगह पे था, आज ये क्या है, एकदम गर्म जगह पे आ गया है। जब गर्म जगह पे आ गया तो इसकी इन्वायरमेंट में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, और ये पूरा अब गर्म दर्शाने लगा है। तो वहाँ की जो
वनस्पतियाँ होंगी, जो वहाँ का इकोसिस्टम होगा, पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्या मिलता है, डिस्टर्बेंस के कारण बदलती दिखाई देती है। अगला बात करें, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर इन द मैराइन इकोसिस्टम। जो क्लाइमेट है वो क्या करती है, टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर और मैराइन इकोसिस्टम से प्रभावित होती है। स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर क्लाइमेट का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लाइमेट का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित स्थान पर जिस प्रकार की एटमॉस्फेयर कई सालों तक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, देखो क्लाइमेट और मौसम दो पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है। देखो, है दोनों इन्वायरमेंट ही, ठीक है दोनों इन्वायरमेंट ही, लेकिन एक जो क्लाइमेट है वो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहती है। क्लाइमेट जो होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो हमारी क्लाइमेट क्या है, वो जब सब ट्रॉपिकल चली आ रही, जब से हम पैदा नहीं हुए, जब से हमारे बाप दादा पैदा नहीं हुए, तब से वो चली आ रही, तो हमारी वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है। इसमें परिवर्तन जो है बहुत करोड़ों सालों में हो पाता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो हमारा क्लाइमेट क्या होता है, ये हमारा क्या है, स्थायी होता है, और वेदर जो हमारा होता है अस्थायी होता है। दोपहर में भैया देखिए धूप थी, शाम को देख रहे हैं बारिश है, तो ये हमारा क्या है, मौसम है। तो मौसम में परिवर्तन तेजी से हो जाता है। ठीक है, गाना ही सुने होंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मतलब मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, और जो क्लाइमेट है वो बड़े क्षेत्र पे पाया जाता है, मौसम जो है छोटे क्षेत्र पे पाया जाता है, सीमित क्षेत्र पे है। अब आप देखेंगे आजकल तो मौसम बहुत ज़्यादा सीमित हो गया है। अगर आप छोटे से क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपके 1-2 किलोमीटर पे आपके यहाँ बारिश हो रही है, 1-2 किलोमीटर पे बारिश नहीं हो रही। इतना ज़्यादा जो है इंटेंसिटी में बदलाव अब मौसम में आ रहा है। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम कि इन सब का प्रभाव किस पे पड़ता है, वहाँ के जो हमारा जो है इकोसिस्टम पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट का प्रभाव जैव विविधता पर भी दिखाई देता है। जैसे भाई आपको बता चुके हैं, जैसा वहाँ का मौसम होगा, जैसी वहाँ का टेम्परेचर, वर्षा, पवन पाई जाएगी, वैसी वहाँ की जो क्या होंगी, वनस्पतियाँ होंगी, वैसे वहाँ के जीव होंगे। जैसे अब आप सोचें कि हम जो है सदाबहार वनस्पतियाँ लगाएंगे मरुस्थल में जाके, नहीं पैदा हो पाएंगी। कैक्टस आप लगाएंगे जाके जहाँ बहुत पानी है, तो नहीं पैदा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जो जैसी इन्वायरमेंट में रहता है, जो रहना चाहता है उसी इन्वायरमेंट में रहेगा वो। ठीक है, वो अपने आप को जो है मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। आप ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में भेजें तो शायद जो है ग्रो कर जाएगा, लेकिन हाँ उतना अच्छा फिर भी वो क्या करेगा, प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये हमारे 6 जो हमारे हैं प्रिंसिपल समाप्त हो गए। कल आपको जो हम स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जब हम तैयारी करने आए थे यूपीएससी की, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने स्टार्ट किए थे तो हमने जो है मेंस राइटिंग को हिंदी में हमें करना था। ठीक है, चूँकि आप मेंस राइटिंग हिंदी में कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल भी इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस में तो ऑप्शन आपके पास होता है कि आप जो है मतलब लिख दें, मतलब मेंस लिखें इंग्लिश में और हिंदी में, और आप ऑप्शनल अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, तो हमको बहुत दिक्कतें हुई थी, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो हम स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़े हुए थे, तो हमको इसको कन्वर्ट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर की जो बुक्स हैं वो हिंदी वगैरह में आसानी से नहीं मिलती हैं, इंग्लिश में ही अच्छी किताबें आती हैं, तो इनको कन्वर्ट करने में आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम आपके लिए ये सेशन स्टार्ट किए हैं। हमने जितनी मेहनत की है, 4 लोगों की आपकी मदद हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किए, जिससे जो है जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं, उन सबको जो है बहुत आसानी होगी। इससे आप लोगों को हिंदी में हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो आपका आता रहेगा।